नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी। रेल और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य वैश्विक उद्यमियों के लिए भारत में निवेश के अवसर प्रदान करना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्यों को जल्द हासिल करने के लिए विश्व के सभी देशों को मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को अवसर में बदलने के लिए एकजुट होना चाहिए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 63.01% हुई। अब तक 5.5 लाख से अधिक लोग ठीक हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए। उच्चतम न्यायालय ने केरल में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन का त्रावणकोर राजशाही परिवार का अधिकार बरकरार रखा। और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी रवि कपूर। राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच इस समय कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बगावत की घोषणा के बाद संकट में आ गई है। श्री पायलट ने दावा किया है कि उनके पास कांग्रेस के 30 विधायकों का समर्थन है और गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अशोक गहलोत के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तब से कई बार सामने आया है कि सरकार में 2 पावर सेंटर हैं। सचिन पायलट की शिकायत रही है कि उप मुख्यमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें सरकार में महत्व नहीं दिया जा रहा। राज्यसभा चुनाव के समय भी दोनों नेताओं के बयानों में अंतर विरोध नजर आया, जिससे एक संदेश गया कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ताजा विवाद एसओजी द्वारा मुख्यमंत्री और विधायकों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी करने पर हुआ। मुख्यमंत्री खुद गृह विभाग के मुखिया हैं, इसलिए इन नोटिसों पर सवाल उठे हैं। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि सचिन पायलट समेत अन्य विधायकों के लिए पार्टी के दरवाजे अब भी खुले हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने बागी विधायकों और मंत्रियों से पार्टी विधायक दल की बैठक में भाग लेने की अपील की थी। जयपुर में संवाददाताओं से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को अन्य मंत्रियों तथा विधायकों के साथ बैठक में भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्री पायलट और अन्य नेताओं से टेलीफोन पर कई बार बातचीत हुई है और यदि कोई मतभेद है तो उन्हें पार्टी फोरम पर इसे रखना चाहिए ताकि पार्टी इसका समाधान करे। श्री सुरजेवाला ने स्पष्ट किया कि श्री पायलट ने अभी तक कोई भी पार्टी विरोधी बयान नहीं दिया है, इसलिए पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। ये बैठक सुबह 10:30 बजे होनी थी, लेकिन स्थगित कर दी गई थी। श्री गहलोत ने शनिवार को आरोप लगाया था कि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने के लिए विधायकों को लालच दे रही है। भाजपा ने इस दावे का खंडन किया है और कहा है कि वर्तमान स्थिति श्री गहलोत और पायलट के बीच सत्ता संघर्ष का मामला है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि राजस्थान में राजनीतिक संकट कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम पार्टी के हितों से ऊपर एक परिवार के हित की रक्षा करने से उपजे विवाद का नतीजा है। श्री हुसैन ने कहा कि पार्टी में सभी युवा नेताओं की उपेक्षा हो रही है और उन नेताओं को राहुल गांधी के लिए खतरा माना जा रहा है। केंद्रीय उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम दुनिया भर के उद्यमियों को भारत में निवेश का अवसर भी प्रदान करता है। बम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 184वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के विकास में व्यावसायिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने इन संगठनों से अनुरोध किया कि वे एकजुट होकर देश के विकास का लक्ष्य हासिल करने में लग जाएं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने 12 ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की है जहां उत्पादन के जरिए आयात को कम किया जा सकता है और निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। कोरोना महामारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश में पर्याप्त मात्रा में पीपीई और मास्क तैयार किए जा रहे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को गति देने के लिए सभी देशों को वर्तमान कोविड-19 की स्थिति को अवसर में बदलने के लिए एकजुट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
सतत विकास 2020 पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत करते हुए राजीव कुमार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कोविड महामारी को लेकर भारत की प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि सरकार दीर्घकालिक परिवर्तन के लिए सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आयोजन के दौरान भारत स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट 2020 जारी की गई। सतत विकास 2020 पर उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम 17 सतत विकास लक्ष्यों के बारे में प्रगति की समीक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 5.5 लाख से ऊपर हो गई है। स्वस्थ होने की दर 63.01% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,850 लोग ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 28,701 कोविड-19 के नए मामलों की पुष्टि के साथ ही कुल संख्या 8,78,254 हो गई है। भारत में कोविड-19 आने के बाद एक दिन में सबसे अधिक नए मामले आए हैं। इस समय 3,01,609 रोगियों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 500 लोगों की मौत के साथ ही देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 23,174 हो गई है। इसके साथ ही देश में मरने वालों की दर 2.63% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 2,19,103 नमूनों की जांच हुई है। देश में अब तक 1,18,06,256 लोगों की जांच हुई है। ICMR ने देश में जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में जांच केंद्रों को मंजूरी दी है। अब तक कुल 1,200 जांच केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 852 सरकारी और 348 निजी जांच केंद्र शामिल हैं। पुद्दुचेरी में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 53.47% हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.22% है। आज 50 नए मामले सामने आने से संक्रमित लोगों की संख्या 665 हो गई है। नागालैंड में एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 71 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 845 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एस पांग्युफोम ने एक ट्वीट में कहा है कि 71 नए मामलों में से 60 दीमापुर, 7 मौन और 4 कोहिमा से हैं। इस समय 518 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है और 327 लोगों के ठीक होने से स्वस्थ होने की दर 42% हो गई है। इससे पहले राज्य में एक दिन में सबसे अधिक 22 जून को 69 मामले सामने आए थे। मिजोरम में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 4 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 221 हो गई है। कल 94 नमूनों की जांच की गई। एक सरकारी बयान में बताया गया है कि 81 रोगियों का इलाज चल रहा है। 150 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। राज्य में अब तक 16,696 नमूनों की जांच की जा चुकी है। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 2 और जिलों सीतामढ़ी तथा लखीसराय में एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य के 3 अन्य जिलों नवादा, बक्सर और सुपौल में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही राज्य के कुल 38 में से 20 जिलों में लॉकडाउन जारी है। इन जिलों में आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि सार्वजनिक परिवहन सेवा के संचालन में छूट दी गई है। वहीं निजी वाहनों का संचालन अति आवश्यक कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। रेल और हवाई सेवाएं बहाल रहेंगी। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के 1,266 नए मामले सामने आए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये एक दिन में सर्वाधिक संख्या है। पटना एम्स में आज से मनुष्यों पर कोरोना वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया जा रहा है। इसके लिए कई लोग स्वेच्छा से आगे आए, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने 18 लोगों को ही चयनित किया। लोगों को पहली डोज के 14 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। इसके बाद लोगों पर कोरोना वैक्सीन के प्रभाव की जांच की जाएगी। इस बीच राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 16,305 हो गई है। 11,953 लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
हैं, जबकि 4,226 का इलाज किया जा रहा है। कोरोना के कारण अब तक 125 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 73% से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना से उत्पन्न स्थिति को लेकर आज समीक्षा बैठक की। श्री कुमार ने अधिकारियों को कोरोना की रोकथाम में कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। महाराष्ट्र में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ क्षेत्र में आज मध्यरात्रि से 23 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मराठवाड़ा के लातूर जिले में भी 15 से 30 जुलाई तक लॉकडाउन रहने की घोषणा की गई है। पुणे में मध्यरात्रि से 2 चरणों में लॉकडाउन शुरू होगा। आधी रात से शुरू होने वाले पहले चरण में 18 जुलाई तक मेडिकल शॉप्स, डेयरियां और अस्पताल खुले रहेंगे। वहीं 19 से 23 जुलाई के बीच दूसरे चरण में मेडिकल शॉप्स, डेयरियों और अस्पतालों के साथ आवश्यक सेवाओं को भी अनुमति दी जाएगी। कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में अचानक वृद्धि के बाद जिला प्रशासन ने ठाणे के कुछ हिस्सों में भी फिर से तालाबंदी लगाने का निर्णय लिया है। ठाणे शहर में भी 19 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। मुंबई के बाद ठाणे और पुणे में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए श्रीनगर जिला प्रशासन ने चिन्हित कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय श्रीनगर में पिछले 2 सप्ताह के दौरान कोविड-19 संक्रमण के मामलों में तेजी आने के बाद लिया गया है। श्रीनगर जिला प्रशासन ने आज से शहर के 88 नियंत्रण क्षेत्रों में कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। क्षेत्रों को बंद कर दिया गया है और सभी प्रकार की गतिविधियों को अधिसूचित क्षेत्रों में रोक दिया गया है। डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने कहा कि कोविड-19 मामलों की वृद्धि के मद्देनजर श्रीनगर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी प्रतिबंधों के लिए नियंत्रण क्षेत्रों को बनाने की आवश्यकता थी। उन्होंने शहर के अधिसूचित नियंत्रण क्षेत्र में प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने में लोगों के सहयोग की मांग की है। इस बीच घाटी के कुछ उपायुक्तों ने भी अपने अपने जिलों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रतिबंधों की घोषणा की है। आकाशवाणी श्रीनगर से मैं सुनील कौल। अकेले श्रीनगर जिले में संक्रमण के 1,708 मामले हैं। इनमें से 1,145 लोगों का इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटकों के आगमन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। पर्यटन क्षेत्र को कल से चरणबद्ध तरीके से खोलने का फैसला किया गया है। पहले चरण में पर्यटकों को विमानों से आने की अनुमति होगी। सभी यात्रियों के लिए कोविड महामारी से संबंधित परीक्षण कराना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर आने वाले पर्यटकों के लिए पहले से होटल में बुकिंग होना भी आवश्यक होगा और इसके लिए उन्हें आगमन के समय प्रमाण देना होगा। इसके अलावा पर्यटकों के पास वापसी टिकट होना भी जरूरी होगा। उन्हें होटलों के जरिए टैक्सी और अन्य परिवहन सुविधाओं की भी पहले से बुकिंग करानी होगी। गुजरात में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में धन्वंतरी रथ एक मॉडल के रूप में सफल हो रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि धन्वंतरी रथ एक मोबाइल मेडिकल वैन है जो गैर संक्रमित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। अहमदाबाद नगर निगम ने शहर भर में 115 से अधिक धन्वंतरी रथों को तैनात कर दिया है जो बुखार ओपीडी के रूप में काम कर रहे हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए अहमदाबाद में कोविड-19 के नियंत्रण के लिए नियुक्त किए गए विशेष अधिकारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि धन्वंतरी रथ कोविड-19 का जल्द पता लगाने में मददगार साबित हो रहे हैं। ये धन्वंतरी वैन फुल्ली लोडेड मोबाइल मेडिकल वैन्स हैं जिनके अंदर डॉक्टर है, पैरामेडिक हैं, दवाएं हैं, टेस्टिंग के साधन हैं। अहमदाबाद शहर में 125 धन्वंतरी वैन्स अलग अलग लगभग 550 स्थलों में जाकर वहां पर फीवर ओपीडी का काम करती हैं और कुल मिला के पिछले 1-1.5 महीने में लगभग 5 लाख लोगों की ओपीडी इन धन्वंतरी वैन्स के द्वारा की गई है। इससे जो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि कोरोना संक्रमण के अलावा भी जो सीजनल फीवर, फ्लू इसके रोगी हैं या कोरोना के रोगी भी हैं, तुरंत उनको हेल्प मिलती है, उनको मेडिकल एडवाइस मिलती है, दवाएं मिलती हैं। अहमदाबाद में शुरू हुए इस अनूठे प्रयोग को अब राज्य भर में लागू कर दिया है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी सराहना की जा रही है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। चेन्नई में आज 72 पुलिसकर्मी कोरोना से ठीक होने के बाद ड्यूटी पर वापस आए। इन लोगों ने ठीक होने के बाद आवश्यक क्वारंटीन अवधि भी पूरी कर ली है। चेन्नई के पुलिस आयुक्त महेश कुमार अग्रवाल ने एक समारोह में इन कर्मियों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए।
मद्रास उच्च न्यायालय ने कोविड-19 निरोधक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती के चेन्नई नगर निगम के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा है कि सरकार या नगर निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक लोक सेवक हैं और उनसे सेवाओं की अपेक्षा करना अनुचित नहीं है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा था कि शिक्षकों को क्षेत्रीय कार्यों में शामिल नहीं किया गया है और उन्हें सिर्फ कार्यालय परिसर से स्वयं सेवकों के कार्यों का समन्वय करना होता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी। रेल और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य वैश्विक उद्यमियों के लिए भारत में निवेश का अवसर प्रदान करना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्यों को जल्द हासिल करने के लिए विश्व के सभी देशों को मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को अवसर में बदलने के लिए एकजुट होना चाहिए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 63.01% हुई। अब तक 5.5 लाख से अधिक लोग ठीक हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए। उच्चतम न्यायालय ने केरल में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन का त्रावणकोर राजशाही परिवार का अधिकार बरकरार रखा और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई के साथ बातचीत की। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने पिचाई के साथ विशेष रूप से भारत के किसानों, युवाओं और उद्यमियों के जीवन को बदलने में प्रौद्योगिकी की शक्ति पर चर्चा की। उन्होंने कोविड-19 महामारी के संदर्भ में नई कार्य संस्कृति के बारे में भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने वैश्विक महामारी से खेल के क्षेत्र को मिल रही चुनौतियों सहित डेटा और साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे शिक्षा और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में गूगल के योगदान से काफी प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस पत्र का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्री ने रक्षा मामलों से जुड़े कुछ सुझावों के बारे में प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखा है। केंद्र सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने लोगों को इस तरह के फर्जी पत्रों से सावधान रहने को कहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने लोगों को अपने घरों में रहने, परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने तथा योगाभ्यास करने की सलाह दी है। Regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के ही डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को सलाह दी है कि वे चिकित्सक की सलाह के बिना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी दवा न लें। Please do not take medicines such as azithromycin, other antibiotics, antivirals or hydroxychloroquine or other antimalarials without a proper prescription by a doctor. Do not self-medicate. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे आज इस परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 1800-115767 और 011-2331-4444। हैशटैग आस्क एआईआर का इस्तेमाल करके ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। बोर्ड ने ये परीक्षा परिणाम आज घोषित किए। लड़कों की तुलना में लड़कियों का प्रदर्शन लगभग 6% बेहतर रहा। इस वर्ष 88% से अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है। तिरुवनंतपुरम क्षेत्र का प्रदर्शन 97.67% के साथ सर्वश्रेष्ठ रहा, जबकि पटना क्षेत्र का स्थान 74% के साथ सबसे नीचे रहा। परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट cbseresults.nic.in पर देखे जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने आज केरल उच्च न्यायालय के वर्ष 2011 के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि वो तिरुवनंतपुरम के ऐतिहासिक पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन के लिए एक ट्रस्ट का गठन करे। शीर्ष न्यायालय ने मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर के पूर्व राजघराने के अधिकार को बहाल कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस बीच अंतरिम उपाय के तौर पर तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक समिति का गठन किया जाए जो मंदिर के प्रशासन का काम देखेगी। इस ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के तत्कालीन राजघराने ने किया था। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के श्री गुफवारा क्षेत्र में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इन आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। उधर बांदीपोरा पुलिस ने हाजिंग कस्बे के चंद्रगीर और साधुनारा इलाकों से 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। चंद्रगीर से गिरफ्तार किए गए आतंकवादी का नाम शफात अहमद डार है। साधुनारा क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए आतंकवादी का नाम मुदस्सिर अहमद ख्वाजा, अब्दुल कयूम मार्गो और इशफाक अहमद है। इनके पास से बड़ी मात्रा में गोली बारूद भी बरामद किया गया है। आयकर विभाग ने राजस्थान के एक आभूषण कारोबारी के दिल्ली, जयपुर, मुंबई और कोटा स्थित ठिकानों पर छापेमारी की है। विभाग के करीब 100 कर्मचारी इस काम में लगाए गए हैं। इस कारोबारी के यहां बड़ी संख्या में नकद कारोबार की सूचना मिलने के बाद विभाग ने ये कार्रवाई की है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री के पास सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, विमानन और कुछ अन्य विभाग रहेंगे। मध्य प्रदेश में 2 जुलाई को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट रैंक के 20 और राज्य मंत्री स्तर के 8 मंत्री सहित कुल 28 मंत्री शामिल किए गए थे। इन्हें मिलाकर भाजपा सरकार में अब 34 मंत्री हैं, जिनमें 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज हुए आवंटन में भाजपा के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा का गृह मंत्रालय बरकरार रखा गया है, जबकि उनके पास से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर प्रभुराम चौधरी को आवंटित किया गया है। कुछ अन्य प्रमुख मंत्रियों में तुलसी सिलावट को जल संसाधन विभाग, गोविंद सिंह राजपूत को राजस्व और परिवहन विभाग, प्रद्युम्न सिंह तोमर को ऊर्जा, महेंद्र सिंह सिसोदिया को पंचायत और ग्रामीण विकास और इमरती देवी को महिला और बाल विकास विभाग मिला है। गौरतलब है कि कांग्रेस के 22 विधायकों की बगावत के बाद कांग्रेस नेता कमलनाथ के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ देने वाले 22 विधायकों में से 14 को मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी भी कल पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इस तरह 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में अब 25 सीटें खाली हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिनाजपुर जिले के बेलिया में आज सुबह भाजपा विधायक देवेंद्र नाथ राय का शव लटका हुआ मिला। हेमतबाद क्षेत्र से विधायक राय पिछले विधानसभा चुनाव में वाम गठबंधन के टिकट पर निर्वाचित हुए थे और लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि विधायक के परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य सरकार से मामले की जांच करने को कहा है। गुजराती के वरिष्ठ पत्रकार, स्तंभकार और लेखक नगीदास संघवी का कल सूरत में देहांत हो गया। वे एक प्रबुद्ध लेखक, विचारक थे। वे 100 साल के थे और दमे की बीमारी से पीड़ित थे। श्री संघवी को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री संघवी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उनके लेख और किताबें इतिहास और दर्शन की समझ तथा राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करने की उनकी अद्भुत क्षमता का परिचय देती हैं। प्रधानमंत्री ने उनके शोक संतप्त परिवार और पाठकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। भारतीय रेल ने 10 वर्ष के भीतर ग्रीन रेलवे बनने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।
रेलवे ने वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है। लाइनों का विद्युतीकरण, ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार, स्टेशनों के लिए हरित प्रमाणन, कोच में जैव शौचालय और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे की रणनीति का हिस्सा है। भारतीय रेल ने 40,000 किलोमीटर से अधिक लाइनों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है, जो कुल बड़ी लाइनों का 63% है। पिछले 6 वर्ष के दौरान 18,600 किलोमीटर से अधिक लाइनों के विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है। रेलवे ने इस वित्त वर्ष के लिए 7,000 किलोमीटर लाइनों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। असम में बाढ़ के प्रकोप से लोगों को अभी भी राहत नहीं मिली है। प्रदेश में बाढ़ के कारण 13 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से अब तक 48 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। राज्य के कई भागों में सड़कों पर पानी आ जाने से सड़क मार्ग बाधित हो गया है। 23,000 से अधिक विस्थापित लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। इस बीच वन्य प्राणियों का शिकार रोकने के उद्देश्य से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में लगाए शिविरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 47 जानवरों की मौत हो गई है, जबकि 70 को बचा लिया गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी MS मणिवणन ने आकाशवाणी को बताया कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। Around the 24 districts of the state is affected. 75 numbers of circles, revenue circles are affected, and around 2,000 villages are affected. So more than 12,97,000 people are affected, and 118 relief camps are open to ship the displaced people due to flood. And 21,000 people are taking shelter in the relief camps. And 1,75,000 hectares crop area is affected. So far, the deaths reported due to flood is 44, and landslide deaths are reported around 26. The number of persons rescued so far from the floods 39,756. असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली और राज्य के जल संसाधन मंत्री केशव महंता के साथ बाढ़ प्रभावित डिब्रूगढ़ जिले का दौरा कर रहे हैं। बाद में वे जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। और अब आज के मौसम पर एक नजर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और भारी बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 तथा अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। उधर दक्षिण भारत में चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान 25 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और 1-2 बार वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। शहर में तीसरे पहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, गरज के साथ बारिश होने और धूल भरी आंधी के आसार हैं। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शहर में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। मुजफ्फराबाद में तीसरे पहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। चंडीगढ़ में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पटना में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। तापमान 25 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान में राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी। रेल और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य वैश्विक उद्यमियों के लिए भारत में निवेश के अवसर प्रदान करना है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, सतत विकास के लक्ष्यों को जल्द हासिल करने के लिए विश्व के सभी देशों को मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को अवसर में बदलने के लिए एकजुट होना चाहिए। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 63.01% हुई। अब तक 5.5 लाख से अधिक लोग ठीक हुए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित किए। उच्चतम न्यायालय ने केरल में श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन का त्रावणकोर राजशाही परिवार का अधिकार बरकरार रखा।
और जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।